नमस्कार मित्रों, संघ के 100 साल पर इस खास कार्यक्रम आरएसएस के माया जाल में आपका स्वागत है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जो पिछले 2 कार्यक्रम हैं उन्हें बहुत पसंद किया है, उनको लाइक किया है, शेयर आप कर रहे हैं और उसमें बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है संघ को लेकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर, जो लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। और हमने इस प्रोग्राम का नाम माया जाल इसलिए रखा है कि हमें भ्रम रहता है कि संघ क्या है। पहले के 2 प्रोग्राम में हमने चर्चा की थी कि संघ की क्या जरूरत है, संघ की क्या भूमिका है। फिर दूसरे कार्यक्रम में हमने डॉक्टर हेडगेवार जो आद्य सरसंघ चालक हैं, उनके मेंटल सॉफ्टवेयर की बात, मेंटल पूरा जो स्ट्रक्चर है उसकी बात की थी। अब आज बात करते हैं संघ के सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर जी, जिन्हें लोग गुरुजी के तौर पर जानते हैं और सबसे ज्यादा समय तक 33 साल वो सरसंघ चालक रहे हैं। उन्हें ये जिम्मेदारी बाला साहब देवव्रत से ऊपर करके, मतलब उनको छोड़कर डॉक्टर हेडगेवार ने सीधे दी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर गुरुजी गोलवलकर ने संघ को एक पूरा जो स्ट्रक्चर दिया है, जो सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक संगठन का और संघ परिवार को बढ़ाया है, इस सब पर चर्चा करेंगे। संघ को बेहद करीब से, बेहद गहराई से, बेहद बारीकी से समझने वाले नागपुर से दिलीप देवधर साहब से। देवधर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। पिछली बार आपने डॉक्टर हेडगेवार के मेंटल सॉफ्टवेयर पर चर्चा की थी, मेंटल मॉडल पर चर्चा की थी। संघ में ऐसा लोग मानते हैं ज्यादातर कि संघ का जो ज्यादा प्रभाव है, असर है, जो सांस्कृतिक संगठन का, सामाजिक संगठन का, हिंदू संस्कृति का, अध्यात्म का, उसका सबसे बड़ा असर गुरुजी की वजह से है। तो गुरुजी और हेडगेवार साहब के मेंटल मॉडल में क्या फर्क है और क्या संघ उस रास्ते पर चल रहा है? क्या सोचते हैं गुरुजी के बारे में? आपका बड़ा क्वेश्चन अच्छा है, अभ्यासपूर्ण है और यह प्रश्न साइंटिफिकली एनालिसिस करके समझने की आवश्यकता है। पहली चीज यानी हेडगेवार जी के वारसदार गोलवलकर है और गोलवलकर के वारसदार देवरस है और गोलवलकर देवरस को हेडगेवार जी ने तैयार करके उनको संघ हैंडओवर किया हुआ है करके तीनों में कंटिन्यूटी है। तो एक पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए कि ये तीनों की जो विचारधारा है, तीनों का विजन है, वो विजन एक ही है, पीरियड वाइज अनफोल्डमेंट अलग है, यानी प्रकटीकरण पीरियड वाइज बदलता है, किंतु मेन एक ही है। वो मेन क्या है? 35,000 साल का जो भारतीय सभ्यता है, वो भारतीय सभ्यता को प्रबलित करने के लिए संघ है। तो हमको एक वैश्विक प्राचीन भारतीय सभ्यता जैसी एक ताकत खड़ी करनी है। यह क्लैरिटी है तीनों की, ये तीनों में कॉमन पॉइंट है। मैंने जैसा पहले बतलाया हुआ है कि हेडगेवार जी के हीरो थे विद्यारण्य स्वामी और स्वामी रामदास, तो गुरुजी गोलवलकर के भी 2 हीरो थे, एक छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरा स्वामी विवेकानंद। अब ये 2 लोगों के 4 हीरो हो गए, किंतु जिनकी पढ़ाई अच्छी है वो चारों में इंटरलिंक या बॉन्डेज समझ लेंगे। ये चारों भारतीय सभ्यता के महापुरुष है। अब गोलवलकर जी को अगर डिकोड करना है तो छत्रपति शिवाजी और स्वामी विवेकानंद समझना आवश्यक है। ये पहला पॉइंट हमने दिमाग में रखना चाहिए। अब मैं डायरेक्ट आता हूं। एक बहुत बड़े पत्रकार जीटी माडखोलकर, जो भारत के बहुत टॉप मोस्ट संपादक माने जाते थे, उन्होंने गुरुजी गोलवलकर को हेडगेवार जी के उपस्थिति में एक क्वेश्चन पूछा था। ये खुद जीटी माडखोलकर ने क्वेश्चन आंसर लिख के रखा हुआ है। माडखोलकर जी ने गोलवलकर जी को बतलाया, आप हो कौन? आप एमएससी जूलॉजी हो, आप एलएलबी हो, फिर आप बनारस हिंदू विद्यापीठ में प्राध्यापक थे, फिर आप वहां से निकल गए, आप मद्रास में पीएचडी करने गए, वहां से वापस आ गए, आप रामकृष्ण मिशन में स्वामी अखंडानंद के यहाँ दीक्षा लेने गए, वहां से वापस आ गए, आज संघ में दिखते हो। तो ये हेडगेवार जी संपादक का डायलॉग है। मुझे दिख रहा है कि हेडगेवार जी की आप पसंद हो, किंतु
मैं आपको पूछता हूं कि आप हो कौन? गोलवलकर जी जवाब दीजिए। और गोलवलकर जी हंसते हंसते उन्होंने जवाब दिया, ये अच्छा हुआ कि आपने हेडगेवार जी की उपस्थिति में मुझे पूछा। अब मैं आपको जवाब देता हूं मैं कौन हूं और क्या करना चाहता हूं। तो उन्होंने जवाब दिया, सिस्टर निवेदिता का जो विजन है भारत के बारे में, वो मेरा रोड मैप है, वो मेरी ब्लूप्रिंट है। अब मैं आपको बतलाता हूँ सिस्टर निवेदिता का विजन। एक लाइन में सिस्टर निवेदिता ने लिख के रखा है, भाषण में बतलाया हुआ है कि हिंदू सभ्यता, हिंदू समाज, वैदिक समाज ये डेवलप हुआ ये नैसर्गिक पद्धति से, ये मैनमेड नहीं, ये नेचर क्रिएटेड है, ये नैसर्गिक शक्ति है, इसीलिए ये पावरफुल है। किंतु निसर्ग सिर्फ निसर्ग करके पावरफुल होने के बाद में रिजल्ट देने में प्रॉब्लम आती है। ये गुलाम होने का रीजन ये शक्तिशाली है, किंतु एक चीज की कमी है। वो कौन सी चीज? तो मैनमेड मैनेजमेंट, मैनमेड ऑर्गेनाइजेशन, मैनमेड एक्टिविटी जब तक निसर्ग क्रम में विकसित हिंदू यानी भारतीय यानी इंडियन लोगों को जब तक ऐड नहीं की जाती तब तक आप सुपर पावर नहीं बन सकते। ये सिस्टर निवेदिता जी का रिटर्न स्टेटमेंट है, भाषण आपने है। जी स्वामी अखंडानंद जी का जिक्र किया, तो हमारे दर्शकों को ये बहुत सारी जानकारी नहीं होगी, थोड़ा सा आप छोटे में बता दें कि जो स्वामी अखंडानंद के साथ, स्वामी विवेकानंद के साथ गुरु जी का जो साथ रहा और वो बार बार वहां जाते थे रामकृष्ण मिशन और आना नहीं चाहते थे संघ में, ये छोटा सा बता देंगे तो लोगों को बहुत जानकारी मिलेगी इस पर। स्वामी अखंडानंद रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे और गुरुजी गोलवलकर ने उनसे सारगाछी जाके यानी रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष से दीक्षा ली और 2 दिन के दीक्षा लेने के लिए गए थे। किंतु 3-4 महीने स्वामी अखंडानंद ने उनको रगड़ लिया और पूरी परीक्षा होने के बाद में उनको दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद में बतलाया, तेरी जगह रामकृष्ण मिशन में ही है, तू समाज में जा और राष्ट्र का कार्य कर। और स्वामी अखंडानंद जी का जब डेथ हुई उस समय गुरुजी गोलवलकर सारगाछी में ही थे, वो उनके बॉडी को लेके बेलूर में गए थे। तो स्वामी अखंडानंद मैंने बतला। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल देता हूं, इंदिरा जी की माँ कमला नेहरू ये भी स्वामी अखंडानंद की दीक्षा ली हुई एक भक्त थी, स्वामी अखंडानंद की, रामकृष्ण मिशन की। गुरुजी भी उनके ही थे। किंतु स्वामी अखंडानंद ने दीक्षा देने के बाद में उनको आदेश दिया, तेरी जगह यहाँ नहीं, समाज में जा। और वहां से वो संघ के हाथ में आए, हेडगेवार जी के हाथ में आए और हेडगेवार जी ने उनको काफी उनका एनालिसिस करने के बाद में उनको सिस्टर निवेदिता के मॉडल का हिंदू संगठन निर्माण बनाने करना ओके करते हुए उनको सरसंघ चालक किया। तो गुरुजी गोलवलकर का एक 33 साल की एक्टिविटी को डिकोड करना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की स्ट्रेटेजी, गुरिल्ला टैक्टिक्स, छत्रपति शिवाजी महाराज और राणा प्रताप ये दोनों महापुरुष है। किंतु राणा प्रताप की स्ट्रेटेजी और छत्रपति शिवाजी की स्ट्रेटेजी अलग थी, ये पढ़ाई करने वालों को पता है। तो गुरुजी गोलवलकर जी के एक्टिविटी में छत्रपति शिवाजी है और उनके हीरो विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद है। तो स्वामी विवेकानंद और छत्रपति शिवाजी इनसे स्फूर्ति लेते हुए इन्होंने 33 साल की संगठना विकसित की। तो हेडगेवार और गोलवलकर का एक कॉमन पॉइंट है, भारतीय सभ्यता को प्रबलित करने के लिए संगठन निर्माण करना। किंतु हेडगेवार जी की एक स्ट्रेटेजी थी, पॉइंट था जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। वो पॉइंट ये था कि ये शाखा का जो नेटवर्क है जब तक अखिल भारतीय होगा नहीं तब तक आप नेक्स्ट फेज में नहीं जाएंगे। यानी
संघ का पहला गोल क्या? ऑल इंडिया पहले नेटवर्क ऑफ आरएसएस शाखा, एक टाइम अखिल भारतीय नेटवर्क शाखा का खड़ा हो जाएगा। उसके बाद में संघ की दूसरी फेज शुरू होगी, ये पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, करके 1940 से 1950 तक हेडगेवार जी का शाखा मॉडल और गोलवलकर जी का शाखा मॉडल एक ही है। 1950 तक शाखा मॉडल हेडगेवार जी ने विकसित किया और संघ परिवार के शिल्पकार गुरुजी गोलवलकर है, किंतु संघ परिवार का क्रेडिट में पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, जिनको मैं स्टैलिन ऑफ इंडिया समझता हूं, मैं उनको भी देता हूं। संघ परिवार यह सीजरिन बेबी है। इसका मतलब अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी से संघ को बैन नहीं करते तो संघ परिवार निर्माण होने में और 5-10 साल लगते, किंतु पंडित जी ने संघ को बैन करते हुए गुरुजी गोलवलकर और बाला साहब देवरस के सामने कंपल्शन क्रिएट किया। इसीलिए संघ परिवार का जन्म जो अदरवाइज 5-10 साल के बाद होता, ये 1950 में हुआ। तो गुरुजी गोलवलकर संघ परिवार के भी आर्किटेक्ट है, ये पॉइंट हमने ध्यान में रखना चाहिए, किंतु सर संघ आपने परिवार की कंसेप्ट आपने हेडगेवार जी को थी। नहीं, आपने नेहरू जी का जिक्र किया। लोग तो कहते हैं कि संघ को बैन गांधी जी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने किया। अब जो रॉन्ग प्रोपोगंडा करके रखा हुआ है और जो आज तक चालू है, ये रॉन्ग प्रोपोगंडा से ये क्वेश्चन क्रिएट होता है। एक छोटे से पॉइंट पर मैं आपका ध्यान रखता हूं। देश स्वतंत्र 15 अगस्त को हुआ। अक्टूबर में यानी 3 महीने के बाद में पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने जाहिर भाषण दिया, रिटर्न ऑर्डर निकाली, आई वॉन्ट टू क्रश आरएसएस एंड अकाली दल। अब स्वतंत्र भारत में आरएसएस को अक्टूबर 47 में क्रश करने वाले जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी की हत्या होने के बाद में, जिसका हत्या में संबंध नहीं, उनको बैन कर रहे। इसमें स्ट्रेटेजी एक्सपोज हो जाएगी। अब दूसरा मुद्दा, गांधी जी की हत्या किसने की, किसने होने दी। अब क्राइम जिनको समझता है वो गनमैन कौन है और बिहाइंड द गनमैन एक्टिविटी किसकी है, ये समझने का प्रयास करता है। कोई भी छोटा पुलिस अधिकारी भी ये समझा देगा। एक छोटा सा पॉइंट, 20 जनवरी को गांधी जी के हत्या का प्रयास गोडसे आपटे ने किया। अब वहां से वो भाग गए, तो गांधी जी की हत्या 20 जनवरी को होने वाली थी। 21 जनवरी को गांधी जी का ही भाषण है कि ईश्वर ने मुझे बचाया, मेरी कल हत्या हो रही थी। तो महात्मा गांधी की हत्या 20 जनवरी को होने वाली थी, करने का प्रयास हुआ, गोडसे आपटे भाग गए। अब गोडसे आपटे फ्रॉम द डे वन महाराष्ट्र में, भारत में सबको नोन थे, संपादक थे, हिंदू महासभा के लीडर थे, और 1937 से 48 तक हिंदू महासभा और संघ 36 का फिगर था। यानी उनमें वैर था, उनमें हारमोनी नहीं थी। तो 20 जनवरी में गोडसे आपटे ने प्रयास करने के बाद में गांधी जी की हत्या होने के बाद में नेहरू सरकार ने गोडसे आपटे को अरेस्ट नहीं किया, वो खुद अरेस्ट हुए। तो गांधी हत्या किसने होने दी, इसका जवाब है नेहरू सरकार ने आपटे गोडसे को 20 जनवरी के बाद में जिम्मेदार ना ठहरा रहे हैं? पकड़, नहीं मेरे को क्लियर नहीं हुआ। गांधी की हत्या के लिए आप नेहरू को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? यस, नेहरू सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने गोडसे आपटे को 10 दिन रोका नहीं। और एक महत्व का पॉइंट, 1946 में गांधी जी ने डिक्लेयर किया था, अब स्वतंत्र भारत हो रहा है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की नीड नहीं, मैं ये डिसॉल्व करने जा रहा हूं। और एक फैक्ट रिकॉर्ड पर है, आप हिस्ट्री देखिए, नेहरू जी समाजवादी, साम्यवादी, मुस्लिम मित्रों के साथ में
एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने वाले थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल आरएसएस के स्वयंसेवक लोगों के साथ में एक नई पार्टी बनाने वाले थे। ये इतिहास सबके सामने है। और एक पॉइंट ध्यान में रखिए, रिकॉर्डेड डाटा है, नेहरू जी ने पंतप्रधान बनने के बाद में डिक्लेयर किया था, गांधी जी के विचार स्वतंत्र भारत के सरकार को मान्य नहीं, हमको औद्योगिक क्रांति करनी है। और सरदार पटेल जी का स्टेटमेंट है कि अहिंसा स्वतंत्र लड़ा का वेपन था। अब सरकार बिना पुलिस बिना मिलिट्री काम नहीं कर सकता, तो गांधी विचारों की हत्या किसने की? तो विचारों की हत्या नेहरू जी ने की। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर गांधी जी के बारे में इतना ही प्यार है, जिनको प्यार करना है, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, गांधी जी ने डेथ के पहले एआईसीसी में उनका लास्ट विल एंड टेस्टामेंट नाम का डॉक्यूमेंट रिकॉर्डेड है, उसमें डिसोल्यूशन ऑफ कांग्रेस है एंड बिगिनिंग ऑफ लोक सेवक संघ है। तो गांधी जी को मानने वालों ने लोक सेवक संघ यह संस्था को जन्म में ही मार डाला, भ्रूण हत्या की। ठीक है सही और सर, ये तो कंट्राडिक्शन है ना, ये भी कंट्राडिक्शन है। एक तरफ आप कहेंगे कि नेहरू को प्रधानमंत्री गांधी ने बनवा दिया, नहीं तो नहीं बनते, पटेल बनते, और दूसरी तरफ कहेंगे कि नेहरू सरकार जिम्मेदार है। नेहरू तो गांधी के सबसे प्रिय लोगों में से हैं और नेहरू सबसे यही ज्यादा तकलीफ में रहे। यही तो एक बड़ी गलतफहमी है। नेहरू जी को पंतप्रधान महात्मा गांधी जी ने नहीं बनाया, ना इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया। नेहरू जी और जीना, इनको पंतप्रधान, पहले पंतप्रधान नहीं, जो काउंसिल थी उसके माउंटबेटन और ब्रिटिश चीफ प्रमुख थे, और वाइस प्रेसिडेंट नेहरू जी थे। ये 46 की बात कर रहा हूं। तो नेहरू जी और जीना जी, ये ब्रिटिशों का चॉइस था। एक पॉइंट ध्यान में रखिए, बाद में तो 47 कांग्रेस के अधिवेशन में तो कांग्रेस ने जब तय किया तब तो गांधी ने नेहरू को दिया ना ग्रीन ग्रीन ऐसा इतिहास नहीं बतलाता है। इतिहास में पुरावा उपलब्ध है। 15 में से 14 में से प्रांतीय कांग्रेस ने पंत प्रधान के लिए, यानी उस समय अध्यक्ष पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। नेहरू जी का नाम ही नहीं था। तो गांधी जी ने नेहरू जी को पंत प्रधान किया, यह सत्य नहीं है। नेहरू जी को पंत प्रधान ब्रिटिशों ने किया, ये सत्य है। मैं एक छोटे पॉइंट पर जा रहा हूं। भारतीय राज्य घटना सभी 26 जनवरी 1950 को मान्य की गई। पहला जनरल इलेक्शन 1952 को हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 52 में बने। फिर 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन को 1951 में नेहरू जी ने अमेंडमेंट किया। वो तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही नहीं थे, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का अधिकार 52 में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को था। नेहरू जी ने 51 में यह घटना को बदल दिया। तो घटना के साथ खेलने का नेहरू जी का इतिहास है। और एक पॉइंट हमने ध्यान में रखना चाहिए, कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? तो कांग्रेस के 47 में प्रेसिडेंट कौन थे, 1950 में कौन थे? तो 1950 में जब सरदार वल्लभ भाई जीवित थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और 15 दिसंबर 1950 को जब सरदार जी की डेथ हो गई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सीडो डेमोक्रेट, इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट को बतलाया, आप गद्दी छोड़ो, आप राजीनामा दे दो। और टंडन जी ने 51 में कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पंत प्रधान थे, किंतु 52 के इलेक्शन के पहले की बात है, उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद टंडन जी से ग्रैब किया। तो जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद ग्रैब करते, जो ब्रिटिशों की वेस्टर्न लॉबी के मदद से पंतप्रधान बनते,
तो जो नेहरू गांधी वद्रा डायनास्टी के फाउंडर है, ये नेहरू जी के बारे में हमने करेक्ट इतिहास समझ लेना चाहिए। और महात्मा गांधी जी के विचार, अगर महात्मा गांधी के विचार आज भी अगर कांग्रेस को, ये कांग्रेस ही नेहरू कांग्रेस है, ये महात्मा गांधी की कांग्रेस विसर्जित हो चुकी है, अगर इनको गांधी जी का नाम लेना है तो ये लास्ट विल एंड टेस्टामेंट 2 अक्टूबर 2025 को इंप्लीमेंट करे, कांग्रेस को डिसॉल्व करे और राहुल प्रियंका की नई पार्टी बनाए और नए विचारों के साथ में देश के सामने आए। ये गांधी भी नहीं है और ये कांग्रेस भी नहीं है, यह सत्य अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन का स्पोर्ट हो रहा है, तो यह सत्य हमने समझ लेना चाहिए। सर, गुरुजी ने कैसे संघ का विस्तार किया, संघ परिवार को कैसे बढ़ाया, संघ परिवार कैसे बनाया, इस पर हम चर्चा करेंगे अगले कार्यक्रम में। लेकिन आखिरी सवाल, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल लोग समझते रहे, वो ये कि डॉक्टर हेडगेवार तो अनुशीलन समिति में भी रहे और जेल भी गए जंगल सत्याग्रह में और इस्तीफा भी दिया, वो सब हुआ। लेकिन लोग कहते हैं कि यदि डॉक्टर हेडगेवार होते तो संघ आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहता। गुरुजी की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि गुरुजी ये नहीं चाहते थे। यही वाक्य को साइंटिफिक जवाब है। 1930 को डॉक्टर हेडगेवार जी सरसंघ चालक पद का रेजिग्नेशन देके परांजपे को सरसंघ चालक करते और एक व्यक्तिगत इंडियन नेशनल कांग्रेस के आंदोलन में जंगल सत्याग्रह में साल भर जेल में जाते। तो हेडगेवार जी के जीवन में उन्होंने कांग्रेस के आंदोलन में हिस्सा जरूर लिया, किंतु संघ का सरसंघ चालक इस नाते नहीं, तो एक व्यक्तिगत। तो मैं यही बात कर रहा हूं, आपने करेक्ट बतलाया। हेडगेवार जी ने एक मॉडल क्रिएट किया, आरएसएस कुछ नहीं करेगा, स्वयंसेवक हर चीज करेगा। और गुरुजी गोलवलकर ने जनसंघ के थ्रू एक दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानववाद जो विकसित करके एक कोल्ड वॉर में एक न्यू पॉलिटिकल फिलॉसफी दी। और दत्तोपंत ठेंगड़ी ने न्यू लेबर पॉलिसी कोल्ड वॉर में दी। ये लेबर पॉलिसी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट नहीं है, ये पोस्ट इंडस्ट्रियल है। तो हेडगेवार जी के मन में था, वो गुरुजी ने बदलते परिस्थिति में इंप्लीमेंट किया। तो ये 32 संस्थाओं का विकास है और ये 32 की 32 संस्था दुनिया में नंबर 1 हो चुकी है। इसका क्रेडिट हमको परिवार के पितामह गुरुजी गोलवलकर को देना पड़ेगा और विजन का क्रेडिट हमको हेडगेवार जी को देना पड़ेगा। चलिए, इस पे पूरे परिवार पर और संगठनों पर चर्चा करेंगे अगले हफ्ते। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार। बहुत शुक्रिया सर आपका। अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू।